कैसे हो दोस्तों। हमारा आपका अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में स्वागत है। लास्ट जो लेक्चर हमने शुरू किया था उसके अंतर्गत हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री का प्राचीन काल था जिसे हमने जागा हुआ काल कहा, किस प्रकार से मध्यकाल था जिसको हमने सोया हुआ काल कहा, और इस मध्यकाल में ही जब मनुष्य जागने लगा तो किस प्रकार से पुनः जागा, इस बात को हमने देखने की कोशिश की कि क्या कारण थे कि वो जागा हुआ था, क्या कारण थे कि वो सोया हुआ था और क्या कारण थे कि वो पुनः जागा। इन सब के बारे में हमने जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। जब इन बातों को हमने एकत्रित किया तो हमें इस बात की जानकारी हो गई कि भैया मनुष्य पहले से संवेदनशील रहा, पर कुछ कारणों के वजह से वो संवेदनशीलता, वो तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति जब मनुष्य में धीरे धीरे कम होने लगी तो साहित्य की दुनिया में, इतिहास की दुनिया में उस समय के कालखंड को सोया हुआ काल या अंधकार काल के रूप में क्या किया, नोट किया गया। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसके बाद में मनुष्य वहां पर जागा जिसके बारे में हमने कल बात करी, और जब ये जागा तो उसे काल के रूप में, पुनर्जागरण काल के रूप में उसे कोट किया गया। ये पुनर्जागरण काल अंधकार काल के बाद आया हुआ काल, और जब इस अंधकार काल में परिपक्व अवस्था, मतलब जब व्यक्ति सोचता था, इस सोच को जब विज्ञान से जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया, विज्ञान से, तो इस सोच को, मतलब सोच क्या है, ज्ञान, और ज्ञान को जब विज्ञान से जोड़ा गया तो उस काल को कहा गया प्रबोधन काल। क्या कहा गया, प्रबोधन काल। ये प्रबोधन काल लगभग 17वीं शताब्दी के करीब करीब हमें दिखाई देता है, और इस 17वीं शताब्दी के बाद में हमें इसका कई क्षेत्रों पर प्रभाव भी दिखाई देता है। तो हमें इस प्रबोधन काल में क्या क्या चीजें पढ़नी है कि इस प्रबोधन काल को हम अच्छे से समझ पाए कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेंगे या अर्थ देख लेंगे, या परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा, इस बात को हम समझेंगे। इसकी परिभाषा देखने के बाद में इसकी विशेषता क्या थी भैया, ये क्या बात थी कि इसको हम प्रबोधन काल कहते हैं, क्या बात थी कि इसको हम आधुनिक काल का आधार कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, आधुनिक काल का आधार, आधुनिक काल का आधार कहा जाता है। अब आधार क्यों कहा जाता है, इस बात में हम विशेषता में बात करेंगे। और इस प्रबोधन काल को किन लोगों के द्वारा बहुत अधिक प्रसारित किया गया, तो हम कुछ विचारकों को देखेंगे। कौन से विचारक थे, तो हम वहां विचारक देखेंगे और इसका देखेंगे प्रभाव क्या पड़ा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतिहास में कोई भी घटना होती है तो पूर्व की घटना क्या रहती है, जिम्मेदार रहती है। तो स्वाभाविक रूप से प्रबोधन काल पुनर्जागरण काल से आया, सोच से आया, तर्क वितर्क से आया, और पुनर्जागरण काल आया सोए हुए काल से। और सोया हुआ काल कहां से आया, जागा हुआ काल से। मतलब हर काल कहीं ना कहीं किसी काल के कारण आया। तो प्रबोधन काल के कारण आगे कुछ ना कुछ घटना होगी तो उसे कहा था प्रभाव, इफेक्ट। हम वहां पर इफेक्ट पढ़ेंगे। तो भैया धीरे धीरे समझिए, अच्छे से समझिए, और वीडियो पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो स्वाभाविक रूप से कई सारे टॉपिक आपके छूट जाएंगे। मुझे पता है कि भैया लॉकडाउन में कई सारे बच्चे पढ़ने के लिए राजी नहीं रहते। चल रहा है दिन, चलने दो, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद देखना क्या पढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। जो वर्तमान में जस्टिस समय के साथ नहीं कर सकता, भविष्य में क्या करेगा इसकी क्या गारंटी। तो भैया अगर आप समय के साथ जस्टिस करना चाहते हो, न्याय करना चाहते हो, खुद के साथ न्याय करना चाहते हो, परिवार के साथ की बात ही नहीं होगी, तो भैया समय का सदुपयोग करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जितना मिनट का वीडियो बनाया गया पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप उसके साथ कॉपी लेकर जरूर बैठिए, तभी आप इस वीडियो के साथ जस्टिस कर पाओगे, मेरी मेहनत के साथ आप जस्टिस कर पाओगे। तो प्रबोधन काल क्या था, प्रबोधन काल पुनर्जागरण काल के ज्ञान में जब परिपक्व अवस्था आई और जब ये विज्ञान से साथ जुड़ गया, उसे क्या कहा गया, प्रबोधन काल।
यह है इसकी परिभाषा। मतलब पुनर्जागरण काल के तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति में जब विज्ञान जुड़ गया, उसमें और अधिक परिपक्व अवस्था आ गई, तो उसे क्या कहा गया? प्रबोधन काल। इस प्रबोधन काल की कई सारी विशेषता रही। यदि हम कई सारी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हमें यह समझ में आएगा कि प्रबोधन काल जो रहा वो हमेशा ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने की बात कहा। मतलब उन्हीं बातों को मानना जो विज्ञान ने क्या करी है? सत्यापित की। उन्हीं बातों को मानना, अन्य किसी बातों को नहीं मानना। जैसे कि इसके पूर्व का काल जो अंधकार काल रहा, उस अंधकार काल में जो पादरी बोल देता था, जो धर्म से संबंधित प्रमुख लोग बोल देते थे, उन बातों को आम जनता मानती थी। और उन्होंने कह दिया कि भैया भूकंप आया है, तो भूकंप आने का कारण क्या बोला कि भैया ये व्यक्ति के द्वारा जब राज्य में प्रवेश किया गया वो घड़ी बहुत अशुभ थी और इसके प्रवेश के कारण भूकंप आया। यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होंगी तो समझ में आएगा कि भूकंप आने का प्रमुख कारण दो प्लेटों में टकराहट या दो प्लेटों का दूर जाना या दो प्लेटों का समांतर चलना या प्रत्यास्थ पुनर्संचलन या फिर प्लेट के ऊपर अति भार हो जाना। कहीं उस व्यक्ति के आने जाने से कोई अर्थ होगा क्या? प्लेट को नहीं होगा। तो भैया जो पूर्व में जो सोच विचार करने की क्षमता नहीं थी, वो सोच विचार की क्षमता आई। ज्ञान को क्या किया गया? विज्ञान से जोड़ा गया। दूसरी बात, इसमें मानवतावाद पर बल दिया। किस पर बल दिया गया? मानवतावाद पर बल। दूसरी विशेषता, बहुत खास विशेषता, आज हम मानव के सुख पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। यह सुख पर ध्यान देने की शुरुआत हुई प्रबोधन काल से। उसके पहले जो था, पुनर्जागरण काल के पहले, उस समय में यह मान के चला जाता है कि मनुष्य जो पैदा हुआ पहले से ही पापी, कुबुद्धि है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इसका जन्म इसलिए हुआ। तो मतलब पहले से ही मान लिया था और इसके कारण पहले से उसको लगातार धर्म के, समाज के जितने रूढ़िवादी तत्व रहते थे, नियम कानून रहते, उसके अनुसार जीना पड़ता था, जिसके कारण उसका शोषण भी होता था। कई सारे लोगों को अपने जीवन की पूरी पूंजी, अपने बच्चों को, सबको दान देना पड़ता था। हर महीने, हर साल, हर दिन, हर हफ्ते कंसेशंस करने पड़ते थे और इसके माध्यम से लगातार उसका शोषण होता था। पर भैया प्रबोधन काल ने इन बात पर उसने जोर दिया कि मनुष्य पैदा होता है स्वतंत्र, मनुष्य पैदा होता है स्वतंत्र, परंतु समाज में जो रूढ़िवादिता है उस मनुष्य को कहीं ना कहीं जकड़ लेती है। अर्थात मनुष्य जो है पहले से कैसा है? स्वतंत्र। तो मतलब मानवतावाद पर बोली कि भैया आप जो सामाजिक रूढ़िवादिता है उसको धीरे धीरे कम करोगे तो मनुष्य की स्वतंत्रता जब बढ़ेगी तो हम मनुष्य का विकास कर पाएंगे। मतलब मानवतावाद पर क्या दिया? बल दिया। ठीक है। तीसरी एक प्रमुख विशेषता, कारण कार्य संबंध। कारण कार्य संबंध का मतलब कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण रहता है। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे क्या रहता है? कारण रहता है। और इस कारण को जानना प्रबोधन काल की सबसे पहली विशेषता है। आपको अगर मैं न्यूटन कहूंगा तो न्यूटन प्रबोधन काल का एक प्रमुख व्यक्ति है। पुनर्जागरण काल का है पर प्रबोधन काल में उसको मैं रखूं प्रबोधन काल। प्रबोधन काल का एक प्रमुख व्यक्ति, भैया वो तो सेब हर कोई गिरता था, हर कोई देखता था कि सेब पेड़ से गिरता है, पर न्यूटन ने देखा कि भैया सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? तो भैया इसके पीछे कोई कारण होगा। वो कारण को जानने में लग गया और आपके सामने बल आ गया, न्यूटन फोर्स, जो जिसके ऊपर पूरा साइंस चल रहा है। तो कारण कार्य संबंध इस पूरे प्रबोधन काल की प्रमुख विशेषता। एक और विशेषता रही समान कानून जनता के लिए।
पहले इसके पहले जो शासन रहता था, मैंने आपको बताया कि जो राजा रहता था उसी के हिसाब से कानून रहता था, उसकी इच्छा कानून। उसको अगर छींक आ गई, किसी ने प्रवेश किया और उसके कारण छींक आ गई, तक लिया, मार डालो, यही उसका कानून रहता था। पर प्रबोधन काल में कहा गया कि भैया कानून जो होना चाहिए वो सर्वसम्मति से होना चाहिए, सामान्य इच्छा के अनुसार होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि सामान्य एक बड़े वर्ग की इच्छा के अनुसार क्या होना चाहिए, कानून का निर्माण होना चाहिए। ये रही प्रबोधन काल की प्रमुख विशेषता। इस विशेषताओं में कई सारे विचारकों के विचार भी विशेषता के रूप में है, जिसमें हमें प्रमुख रूप से, जिसे हम हमेशा पढ़ते हैं, एक मौलिक विचारक रूसो, एक प्रमुख विचार, हम उसे पढ़ेंगे। इस विचारक के बाद में हम एक प्रमुख विचारक पढ़ेंगे जिसके आधार पर पूरा लोकतंत्र चलता है, लंबे समय तक के चलता है। भारत के संविधान की बात करें या अमेरिका के संविधान की बात करें, वो उस विचारक की मूलभूत अवधारणा के आधार पर ही है। अमेरिका भारत की तुलना में ज्यादा उस अवधारणा को मानता है, और उस व्यक्ति का नाम है मोंटेस्क्यू। की अवधारणा क्या थी? और उसी के बाद में एक प्रमुख व्यक्ति जो पूरे के पूरे पोप, पादरी और पूरे ईसाई धर्म में परिवर्तन लाना चाहता था, तो इतना विरोधी था कि अपने घर के सामने उसने कहा कि सब बुरी चीजों को बदल डालो। सब बुरी चीजों को बदल डालो मतलब जितने भी पुराने कानून है जो मानवता की क्या करता है, लगातार शोषण करते, उन सब कानूनों को बदल डालो। उस व्यक्ति का नाम था, उस विचार को लेकर चलने वाले उस व्यक्ति का नाम था वोल्टेयर। क्या नाम था? वोल्टेयर। और एक और व्यक्ति था जिसने गीता के समान ही दर्शन दिया, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये गीता ने कहा। पर कांट ने कहा कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये निश्चित नहीं है। तो हम उस चिंतक को भी पढ़ेंगे, कांट क्या कहता था। तो हमें कुछ विचारकों को पढ़ना है। ये जब विचारकों को पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो एक पॉइंट लिखिएगा विचारकों में रूसो। तो जब हम रूसो को पढ़ेंगे तो उनकी बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या क्या कहा। क्योंकि एक बात कहा जाता है, जब मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में कहा जाता है कि यदि नेपोलियन की मृत्यु पालने में ही हो गई होती तो भी फ्रांस की क्रांति होती, तो भी फ्रांस की क्रांति होती। सॉरी, रूसो की मृत्यु यदि पालने में ही हो जाती, मतलब बचपन में ही हो जाती, तो भी फ्रांस में क्रांति होती। हमें फ्रांस की क्रांति पढ़ना है, आगे 2-3 दिन के बाद, लेक्चर के बाद आपको वो टॉपिक आएगा। तो ये क्या कारण थे, तो इसलिए हमें रूसो को बहुत अच्छे से पढ़ना है। रूसो की हर बात को यदि हम कोड करने की बात करें तो कोड करने की बात में आपको यह समझ में आएगा कि रूसो प्रकृति पर बल देता था। रूसो सामान्य इच्छा एवं राज्य का कानून कैसा रहे और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बात करता था। प्रकृति पर बल देने की बात यह थी कि भैया उसका कहना था कि मनुष्य जो हुआ, जैसे प्रबोधन काल की विशेषता ही है कि मनुष्य पैदा हुआ स्वतंत्र, परंतु समस्त जंजीरों से जकड़ा हुआ इस मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय शोषणकारी रीतियों के कारण। जब तक के इन रीतियों को कम या छोड़ा नहीं जाएगा तब तक के मनुष्य क्या नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। और उसने कहा कि प्रकृति स्वतंत्र है। किस प्रकार प्रकृति स्वतंत्र है, उसी प्रकार से मानव भी कैसा है, स्वतंत्र है। तो मतलब प्रकृति स्वतंत्र है और मानव स्वतंत्र है, तो मतलब मानव को भी प्रकृति की तरह स्वतंत्र रहना है। तो उसे हमेशा सामाजिक रूढ़ियों से निकलना पड़ेगा और उसके लिए उसको प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। ये बात किसने कही? रूसो ने कही। किसने कही? रूसो ने। कि मनुष्य को अगर स्वतंत्र रहना है तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा।
अन्य नियमों का पालन मत करो। तभी वो अपनी स्वतंत्रता को क्या रख सकता है, बनाए रख सकता है। नहीं तो पूर्व के शासकों की तरह वो फिर से अपनी स्वतंत्रता को गायब कर देगा। फिर उसने कहा कि भैया जो शासन होता है वो कानून के माध्यम से होता है और कानून बनाता है राज्य। तो भैया राज्य कहां से आया, ये राज्य कहां से आए और कानून कैसा बनना चाहिए इसके बारे में उसने जब बताया तो उसने कहा कि मनुष्य जब हुए तो मनुष्य पहले आदिवासी था। मैं थोड़ा समय देख लूं, आपका समय है, आराम से हो सकता है टॉपिक। मनुष्य जब घुमक्कड़ जीवन जीता था तो उस समय में संपत्ति की अवधारणा नहीं है, खाना ही नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह लगातार चलते रहता था, एक जगह से दूसरी जगह लंबी लंबी यात्रा करता था। पर जैसे जैसे प्लेस्टोसीन युग समाप्त हुआ तो हिमयुग की समाप्ति हुई। जब हिमयुग की समाप्ति हुई तो धरातल जब ऊपर आया तो विविधता आई, प्रकृति में विविधता आई और खाने की भरपूर मात्रा उपलब्ध हुई। जब खाने की भरपूर मात्रा उपलब्ध हुई तो धीरे धीरे मनुष्य एक ही जगह पर रहकर अपना जीवन जीविका उपार्जन करने लगा और धीरे धीरे वो उस जगह की बाउंड्री वॉलिंग करने लगा, एक सीमा बनाने लगा और यहीं से आई संपत्ति की अवधारणा। और ये जब संपत्ति की अवधारणा आई तो एक व्यक्ति की संपत्ति, दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, तीसरे व्यक्ति की संपत्ति, सबकी संपत्ति पर सभी के बीच में क्लैशेस होने लगे, द्वंद्व होने लगा। और ये द्वंद्व जब होने लगा तो इस द्वंद्व से छुटकारा पाने के लिए जब मनुष्य के द्वारा जब अपने कुछ अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने कुछ अधिकार किसी सत्ता को सौंपे तो वो सत्ता कहलाई क्या, राज्य। वो सत्ता क्या कहलाई, राज्य। और यहीं से राज्य की क्या हुई, उत्पत्ति। और इस राज्य का काम क्या है कि भैया जो मनुष्य ने आपको अधिकार सौंपे उन मनुष्य के अधिकारों की आप रक्षा करो। तो मतलब मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनुष्य को ध्यान में रखकर आपको कानून बनाना चाहिए। तो कानून कैसा रहना चाहिए, सामान्य इच्छा के अनुसार, ना कि व्यक्ति के इच्छा के अनुसार। तो रूसो का एक प्रमुख सिद्धांत रहा, सामान्य इच्छा के अनुसार क्या बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। किसके अनुसार बनना चाहिए, सामान्य इच्छा। मतलब 50 लोग हैं तो 50 लोग में से 5 प्रभुत्वशाली लोग जो समाज में बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं उनकी इच्छा है कानून कुछ और हो और 45 लोग की कुछ और इच्छा हो। तो मतलब सामान्यतः कितने लोगों की इच्छा सबसे ज्यादा लोग कौन है जो अलग प्रकार का कानून बनाना चाहते, 45 लोग। तो मतलब 45 लोगों की इच्छा के अनुसार क्या बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, ना कि किसी प्रभुत्वशाली पैसे वाले वर्ग की इच्छा को ध्यान में रखकर। ये बात किसने कही, रूसो ने कही। और रूसो ने आगे एक और चीज कहा कि भैया अगर कोई व्यक्ति जो राज्य चला रहा है और राज्य चलाकर सामान्य इच्छा के नाम पर अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है तो जनता को यह अधिकार है कि आप उस व्यक्ति को उस पद से क्या कर दो, हटा दो। ये रूसो के कुछ बातें हैं। रूसो ने इतनी बातें जब कही इसका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर दिखाई। रूसो ने जब प्रकृति की ओर लौटने की बात करी तो हमें अमेरिकी क्रांति पर इसका प्रभाव दिखा। प्रकृति पर बल, क्या बोला, मानव प्रकृति की तरह कैसा है, स्वतंत्र, परंतु जंजीरों से जकड़ा हुआ। जब तक के वो प्रकृति हुए और लौटेगा नहीं, स्वतंत्र हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अमेरिकी क्रांति इसी विचारधारा के परिणाम स्वरूप है। बातें समझ में आई। इसी के बाद में एक और व्यक्ति है जिसका नाम था मोंटेस्क्यू। नाम लिखिएगा। मोंटेस्क्यू के द्वारा एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया गया जो वर्तमान में बहुत अधिक प्रासंगिक है। मुझे बताइएगा, अगर एक ही व्यक्ति के पास मैं बोल दूं कि आप ही कानून बनाओ, उसी व्यक्ति को बोल दूं आप ही कानून को लागू करो, और उसी व्यक्ति को बोल दूं अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो आप ही सजा देना, तो मुझे बताओ एक व्यक्ति कानून अच्छा बना रहा है, बुरा बना रहा है, कितनी सजा दे रहा है, लागू कर रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति अपनी निरंकुशता को कहीं ना कहीं हावी करेगा कि नहीं दूसरे व्यक्ति पर, कर सकता है। और इसके कारण जब निरंकुशता बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से दूसरे के अधिकार कम होंगे। तो यही अधिकारों को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति के विशेष के अधिकारों की रक्षा करने के लिए
मोंटेस्क्यू के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में कहा गया कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग संस्थानों के हाथों में होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के हाथों में अगर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होगी तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना कठिन हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखकर जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका ने व्यक्ति के अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को क्या रखा अपने संविधान में अलग अलग संस्थानों के हाथों। भारत में भी ऐसा ही, पर भारत में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के साथ है समन्वय करते हुए, और न्यायपालिका अलग है। जब हम बताएंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर लेंगे तो हम वहां पर भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जब बात बोली तो उसके साथ में एक और व्यक्ति आया। ये व्यक्ति मौलिक विचारक नहीं था पर अच्छी बात बोला और इसका फायदा हुआ, और इसके फायदे के कारण ही हमें हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो पाई। आज ऐसा है कि अगर कोई मान के चलो वर्तमान केंद्र सरकार या वर्तमान की राज्य सरकार अगर कोई गलत कानून बनाती है, मतलब विधायिका कार्य करे कोई गलत कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है, और उसके कारण किसी व्यक्ति के या किसी जनसमूह के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका के पास जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हो कि नहीं। तो मतलब मोंटेस्क्यू का शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है कि है। इसी के बाद में आता है वोल्टेयर। वोल्टेयर को मैं लिखता नहीं, आप ही लिखिएगा। वोल्टेयर ने सीधे सीधे कहा था, ये मौलिक विचारक नहीं था पर बहुत बढ़िया व्यक्ति था, बहुत अच्छी प्रकड़ थी निबंध वगैरह पर, और इसने सीधे सीधे कहा कि जितनी भी बुरी चीज है उन सबको बदल दो और नई चीजों का आविष्कार। और ये बात कहकर उसने जनता के सामने कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की बात की। जब सजग होने की बात की तो धीरे धीरे इसका प्रभाव आगे हमें दिखाई दिया, और प्रबोधन काल का प्रभाव हमें कई सारी चीजों पर दिखाई दिया। और इसके कारण क्या हुआ, तर्क वितर्क पर जब ज्यादा बल दिया गया तो इसके कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हमें दिखाई दी। ज्ञान को किससे जोड़ा, विज्ञान से, तो क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। विज्ञान और विज्ञान को ज्ञान से जोड़ दिया तो कहीं ना प्रैक्टिकल होने लगे तो औद्योगिकरण हुआ। जब प्रकृति की ओर लौटने की बात कही तो अमेरिकी क्रांति दिखाई दी। कौन सी क्रांति दिखाई दी, अमेरिकी क्रांति दिखाई दी, फ्रांस की क्रांति दिखाई दी। तो साथ में हमें नवीन समाज के निर्माण की पृष्ठभूमि भी दिखाई। ये प्रभाव रहा इस प्रबोधन काल का। प्रबोधन काल को इसीलिए आधुनिक काल का आधार कहा जाता है, जिसके कारण ही औद्योगिकरण हुआ, जिसके कारण अमेरिकी क्रांति और जिसके कारण ही समाज कैसा बना, विवेकशील बना, तर्क वितर्क करने वाला बना। और जब तर्क वितर्क करने वाला बना तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों के अधिकार बढ़े, और जब समाज के लोगों के अधिकार बढ़े तो वर्तमान में विवेकशील समाज बन पाया। तो कहीं ना कहीं प्रबोधन काल हमें वर्तमान काल का हमें आधार दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रबोधन काल नहीं हुआ होता तो वर्तमान का काल हमें दिखाई नहीं देता। तो ये बात हमें सत्य दिखाई देती क्योंकि आधार क्या है, प्रबोधन काल। तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आप रूसो के सिद्धांत के विषय में जरूर जानकारी एकत्रित करिएगा, परंतु मुझे कमेंट्स बॉक्स में प्रबोधन काल की प्रमुख विशेषता को जरूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू।